अब देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार एक वेक्टर फील्ड है। तो अलग अलग पॉइंट पे वेक्टर होंगे और अलग अलग पॉइंट पे जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि ये दरअसल पहले हम डिफाइन कर देते हैं, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने बात की थी कि फील्ड क्या है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हर एक्स कॉमा वाई के साथ रिलेट करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये वेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं रखते तो कितना फोर्स आता। जैसे उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां रखते तो फोर्स ये आएगा इस डायरेक्शन में, यहां रखते तो कुछ बड़ा फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, यहां रखते तो बड़ा फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, यहां रखते तो बड़ा फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब छोटा फोर्स आएगा, यहां रखते और छोटा। तो इस तरीके से इवन मैंने वेक्टर ही तो कुछ भी हो सकता था। तो जैसे हम पॉजिटिव चार्ज यहां रखते तो बड़ा फोर्स आएगा, लेकिन यहां रखते तो इधर आएगा छोटा। लेकिन इसकी जगह अगर लाइंस बनी होती, जैसे मैंने कहा लाइंस, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह बनी थी, ये लाइंस थी, तो यहां चार्ज रखते तो इस पर फोर्स टेंजेंशियली आता, यहां रखते फोर्स टेंजेंशियली, यहां रखते फोर्स टेंजेंशियली, लेकिन फोर्स कहां कितना आएगा ये हमें यहां पे पता नहीं चल रहा है, यहां पता चल जा रहा था इस तरीके से। तो ये वेक्टर फील्ड है और ये फील्ड लाइन है। फील्ड लाइन में फिलहाल एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, टेंजेंट से डायरेक्शन मिल जाएगी, ये बिल्कुल सही है। या तो स्ट्रेंथ बनाने के लिए इन फील्ड लाइंस कलर्ड होती और कलर कोई स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा होता, या कोई और तरीका होता जहां लिखा होता। तो फिलहाल ये वेक्टर फील्ड, ये फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन सिंपली ये है कि एक यूनिट चार्ज रखने पे फोर्स कितना आएगा। तो वेक्टर फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइंस, तो जैसे प्लस चार्ज के लिए हम ड्रॉ करते, ये क्यू के लिए वेक्टर फील्ड लाइन ड्रॉ करते। तो यहां से इस पॉइंट पे प्लस चार्ज रखो 1 कूलम, 1 कूलम रखा, धक्का लगा, कुछ पास लाए और बड़ा धक्का लगा, दूर ले गए छोटा छोटा छोटा, ये है। यहां पे ले गए तो यहां पे धक्का इधर बड़ा लगेगा, छोटा छोटा छोटा, यहां बड़ा छोटा, इस तरीके से। तो शायद यहां आप समझ पा रहे होंगे कि ये फील्ड लाइन तो बिल्कुल आसान थी, ये वेक्टर फील्ड है। और ये पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये जो वेक्टर फील्ड बना है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है इस तरीके से, जैसे वहां फिगर में दिख रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल पूरे में है वेक्टर फील्ड लाइन, और यहां बड़े थे वहां वेक्टर छोटे थे। लेकिन अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते तो ये कुछ लाइंस ऐसी बनती, ये बनती कंटिन्यूअस लाइंस है। तो यहां डायरेक्शन तो समझ में आ रही है, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। वंस अगेन 3D में भी दिख रहा है कैसे बनेगा। तो यहां डायरेक्शन समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर मैग्नीट्यूड समझना है तो उसके पहले हम एक और फिगर बनाएंगे, फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैं बना रहा हूं अब एक प्लस और एक माइनस की कंबाइंड फील्ड, इन दोनों की कंबाइंड फील्ड। बनाने का तरीका अभी भी है, +1 कूलम लाऊंगा तो +1 कूलम यहां रखते तो काफी बड़ा रिपल्शन आता, +1 कूलम यहां रखते, इसको थोड़ा और दूर कर देता हूं, काफी बड़ा अट्रैक्शन आता। ये दो चार्जेस हैं Q और Q, लेकिन यहां रखते ये रिपेल कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा कम कम कम, ये कुछ फील्ड लाइन ऐसी। इसके जस्ट बगल में ये रिपेल कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रिपल्सन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब हम दूर जाएंगे तो ये कमजोर होता जाएगा। यहां अट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल है, दूर जाने पे कमजोर होता गया।
अब जरा यहां देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका रिपल्शन अच्छा खासा है, लेकिन एक इसका अट्रैक्शन भी है, हालांकि वो छोटा सा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो थोड़ा सा तिरछा आएगा। अब मिटा दूंगी, इसके जस्ट बगल में रिजल्टेंट काफी बड़ा आएगा, हल्का सा मुड़ेगा, यहां और मुड़ गया। यहां पे जब हम निकालते तो इसका इधर और मुड़ा, एग्जैक्टली सिमेट्री पे निकालते, एग्जैक्टली सिमेट्री पे, इसका प्लस इसका माइनस, रिजल्टेंट बीच में से आता, डिस्टेंस बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे इस तरीके से। बिकॉज ऑफ सिमेट्री यही चीज ऊपर बनाते, अब मैं यहां कहीं बनाता हूं, यहां पे इसकी वजह से रिपल्सिव, उसकी वजह से अट्रैक्टिव, लेकिन ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस कम है तो ये एरो छोटा, ये एरो बड़ा, लेकिन हम रिजल्टेंट बना रहे हैं, रिजल्टेंट आएगा ऐसा। यहां पे रिजल्टेंट मुड़ेगा जरूर, क्योंकि वो थोड़ा अंदर ले जा रहा है, यहां पे ऐसा, जैसे इस पॉइंट पे बना के देखें, इसका इधर, इसका इधर, रिजल्टेंट ऐसा। तो फील्ड लाइन यहां बनाते तो ये कुछ इस तरह, और अब आप ये बना के देखिएगा, ये फील्ड लाइन कुछ ऐसी। तो एज मैनी एज यू वांट, जितनी लाइन बनानी है उतनी लाइन बना सकते हो, ये कुछ इस तरह बन रहा है। तो ओवरऑल वेक्टर फील्ड इसका कुछ ऐसा दिखा। अब आप इसमें और लाइंस बना सकते थे, ठीक है। और इन लाइन में खास बात देखिए, अब इन लाइन में खास बात समझिएगा, इस लाइन और इस लाइन में, यहां देखिएगा चार्ज के बगल में लाइंस स्ट्रॉन्ग थी, मतलब बड़े बड़े वेक्टर थे, होने भी थे, डिस्टेंस छोटा है, फील्ड बड़ा होगा। यहां भी बड़े बड़े वेक्टर थे, लेकिन अकेले एक पॉइंट चार्ज की लाइंस स्ट्रेट थी। जब बगल में एक माइनस लाए तो इसने लाइंस को अपनी तरफ अंदर की तरफ मोड़ दिया, अंदर की तरफ मोड़ दिया, तो ये नई हमारी फील्ड लाइन बन गई। और अंदर की तरफ मोड़ दिया क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू बदल गई। तो रिजल्टेंट जैसे यहां पॉइंट चार्ज रखते तो उस पे जो, एक मिनट, एरो ये गलत है, यहां पॉइंट चार्ज रखते तो इस पे फोर्स आता इस डायरेक्शन में, यहां पॉइंट चार्ज रखते फोर्स इधर आता, यहां पॉइंट चार्ज रखते फोर्स इधर आता। तो ये अलग अलग पॉइंट चार्ज पे इंस्टेंटेनियस फोर्स अलग अलग आएगा, यहां स्ट्रांग होगा, वहां कमजोर होगा, यहां कमजोर है, यहां फिर स्ट्रांग है। और अगर मैं यहां फील्ड लाइंस बनाऊं इनकी, तो फील्ड लाइन में इसको एक कंटिन्यूअस फील्ड से जोड़ दूं, देखिए फील्ड लाइन कुछ ऐसी हैं, मानो इससे निकलने वाली लाइन को इसने अट्रैक्ट कर लिया हो, कि इससे सीधी निकल रही थी लाइंस और इसने अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया, ये कुछ इस तरह। अब यहां प्रॉपर्टी देखिए लाइंस की, एक तो प्रॉपर्टी ये है लाइंस की कि हमेशा ये पॉजिटिव से पैदा हो रही है, हमेशा ये नेगेटिव पे बंद हो रही है, पॉजिटिव से पैदा हुई, नेगेटिव पे बंद हुई। और बात सही भी है, पॉजिटिव के जस्ट बगल में रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा, नेगेटिव की बगल में फोर्स रेडियली इनवर्ड आएगा, इसीलिए यहां बंद होंगी, यहां चालू होंगी। और ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये स्मूथ है, स्मूथ होना ही चाहिए, तभी तो टेंजेंट डलेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है, और बात सही भी है कि अगर दो लाइन काट देती, जैसे ये लाइन और ये लाइन मैंने काट दी होती, मतलब एक ही पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड दो दो आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, हर एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, एक ही कुछ आएगा। तो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट कर गई तो टेंजेंट जो डालोगे उस पे इलेक्ट्रिक, दो दो टेंजेंट डल गए, एक इस पे एक इस पे, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आने। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस टेंजेंट डालने पे, इंस्टेंटेनियस टेंजेंट कहीं भी डालोगे डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नीट्यूड अभी भी बाकी है।
अब मैग्नीट्यूड के समझने के लिए एक जुगाड़ देखिए, जरा देखिए यहां पे ये बड़े वेक्टर हैं, दूर जाने पे छोटे हो रहे हैं, यहां पे भी बड़े वेक्टर हैं, दूर जाने पे छोटे हो रहे हैं। यहां जरा गौर करिए, लाइंस जितने पास पास हैं फील्ड उतना स्ट्रांग है। लाइन का सेपरेशन कम था, लाइन दूर होती गई, फील्ड कमजोर हो रहा है। लाइन जितनी दूर हो रही है फील्ड उतना कमजोर हो रहा है, लाइन जितनी दूर हो रही है फील्ड उतना कमजोर हो रहा है। यहां पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा ताकतवर है, देखिए बड़े वेक्टर हैं, तो यहां लाइन एक दूसरे के पास पास हैं, यहां लाइंस एक दूसरे के पास पास हैं क्योंकि स्ट्रांग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है क्योंकि दूर दूर है। वेक्टर से भी समझ में आ रहा है। तो अब हमारी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज मिल गई हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में वेक्टर फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कूलम पे लगने वाला फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई कि इंस्टेंटेनियस टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे फील्ड लाइन अगर आपकी ऐसी बनी है तो इस वाले पॉइंट पे इस तरफ जाएगा क्या? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने नेगेटिव यहां रख दिया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाता, नेगेटिव पे फोर्स एंटी पैरेलल आएगा, पॉजिटिव पे ऐसा। मींस अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होती, पॉजिटिव यहां पे रखा तो पॉजिटिव पे फोर्स इस तरफ आएगा, नेगेटिव रखा तो वो फील्ड लाइन के एंटी पैरेलल मूव करेगा। कर्व्ड लाइंस होती, ये फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्ज आप यहां रखोगे तो इस पे टेंजेंट डला इधर, फोर्स इधर आएगा। नेगेटिव आपने यहां रखा, टेंजेंट डला इधर, लेकिन अपोजिट टू फील्ड, फोर्स इधर आया। तो पहला पॉइंट मिला कि हमें फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। दूसरा पॉइंट, लाइंस आर स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व originate at positive and terminate at negative। स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है जो पॉजिटिव पे निकल रहे हैं, नेगेटिव पे खत्म हो रहे हैं। स्मूथ क्यों? शार्प कॉर्नर आ गया तो टेंजेंट डिफाइंड नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह मिलेगा कुछ ना कुछ। कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि लाइन मिले ना। हां, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो फिर वेक्टर डिफाइंड ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे कि ये जा रहा था और अचानक से लाइन गायब हो गई। और अगर ऐसा कभी होता भी है, इसका मतलब कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है, और अगर कहीं डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है मतलब पक्का वो न्यूट्रल पॉइंट का केस हो गया होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया होगा। तीसरा पॉइंट, क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज फील्ड। लाइंस एक दूसरे के जितने पास होंगी उतना फील्ड ताकतवर होगा। देखिएगा जैसे ये है, अकेली एक सिंगल लाइन से आप डायरेक्शन तो बता सकते हो, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। आप नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, लेकिन अब तो कह सकते हो कि ए, बी और सी पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, और इस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू, क्योंकि ये फील्ड लाइन में हमने देखा कि लाइंस जितनी पास हैं उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, क्या करिए कि अगर आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन का फील्ड निकालना है, जैसे इस Q का फील्ड इस पॉइंट पे निकालना था ये,
तो हमने क्या किया, इस पे हमने एक 1 कूलम चार्ज रखा और इस पे फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लूं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इनटू 1। ठीक है, लेकिन इससे कंफ्यूजन ये होता है कि ये इसकी डायमेंशन न्यूटन है, लेकिन रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन न्यूटन ना हो कि न्यूटन पर कूलम है। तो बेहतर तरीका क्या था कि यहां हमने क्या सोचा, Q रखा था। अब तो ये न्यूटन है, लेकिन ये तो Q कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नाउ दिस इज न्यूटन पर कूलम। और ये मैंने पर यूनिट चार्ज क्यों निकाला, देखिएगा हम क्या निकालना चाह रहे थे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना है, ठीक है, और फील्ड क्या है, इस चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो यहां मैं क्या रखता हूं ये उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अगर मैंने Q रखा तो फोर्स आया KQ बाय आर स्क्वायर। अगर मैं फील्ड को फोर्स से डिफाइन कर देता तो दिक्कत क्या होती कि ये इस पे डिपेंड कर जाता, मतलब Q रखने पे फोर्स आया कुछ, 2Q रखने पे फोर्स डबल आया, 3Q रखने पे ट्रिपल आया, तो उस हिसाब से एक ही पॉइंट पे 3-3 फील्ड हो गई, जबकि फील्ड अकेले इसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए इस Q को काटना पड़ेगा। अब तो ये Q पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अब तो ये चार्ज अकेले इस Q की प्रॉपर्टी होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते समय कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आप एक स्मॉल Q चार्ज रखिए, उस पर फोर्स निकालिए, Q से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा तो वो स्मॉल Q की प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको किसी रीजन में E पता करना है कितना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q, एक टेस्ट चार्ज Q लाइए, फाइंड फोर्स ऑन इट, और नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय Q, और ध्यान दीजिए वेक्टर, और ये पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज लाए तो उस पर फोर्स देखा, Q देखा, Q पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये तरीका था हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। लेकिन इस तरीके में एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत ये है कि ये हम कहते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज काफी छोटा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डेफिनेशन ऐसी दी गई है, ये कुछ इस तरह है, मतलब ये Q की वैल्यू क्या है वो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये Q की वैल्यू आपको काफी छोटी लेनी पड़ेगी। अब उस पर फोर्स निकालो, अभी हमने बात की थी कि Q पे इंडिपेंडेंट है। अब ये वजह क्या है कि अगर आपने Q बड़ा ले लिया, जैसे आप किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का आंसर निकाल रहे थे, इसको समझते हैं, जैसे आप इस पेंडुलम की वजह से इस R डिस्टेंस पे फील्ड निकालना चाह रहे थे, आप एक Q लाए, इसकी वजह से फोर्स देखा, तो फोर्स आया KQ बाय आर स्क्वायर, Q से डिवाइड किया, Q कट गया, ये आंसर आया। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पेंडुलम है और ये फ्री टू मूव है, तो ये चार्ज Q लाने पे ये हल्का सा खिसक गया होगा, हल्का सा खिसक गया होगा तो ये डिस्टेंस आपका बदल गया, और आप जितना बड़ा चार्ज लाओगे उतना ज्यादा खिसकेगा, ये डिस्टेंस बदलेगा, तो ये बदल गया, मतलब आपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया, जिसका आंसर निकालना चाह रहे थे वो बदल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा, लेकिन ये काफी छोटा हुआ तब तो सही आएगा, इसीलिए हम टेस्ट चार्ज छोटा लेते हैं। तो ही मैं आपको अगले 2 सिमुलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन सिमुलेशंस में आप ये फील करिए कि टेस्ट चार्ज छोटा क्यों ले रहे हैं। ये एक पेंडुलम है, इस पे एक चार्ज हैंग कर रहा है और हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है कि आप इस पॉइंट पे एक चार्ज Q मानिए और इसकी वजह से फोर्स निकालिए। तो फोर्स कितना होता, KQ बाय आर स्क्वायर, ये F है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा F बाय Q है,
तो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वैल्यू देखते हैं इसकी, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पे 9, कैपिटल क्यू कितना है 100 माइक्रोकूलम, 10 पे -6, आर कितना है 3, और बड़ी अच्छी बात है ये तो सब कट गया, तो ये बना 100, 10 पे 11, 10 पे -5, इसी को 0.1 इंटू 10 पे 6 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। अब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ये आंसर, ये तो हमने ठीक है मैथमेटिकली निकाल लिया हमने फॉर्मूला लगा के। तो अब एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि एक पॉइंट चार्ज यहां रखने वाला हूं और उस पर फोर्स निकालूंगा, फोर्स को क्यू से डिवाइड करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखिए ये करे कराए कैलकुलेशन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारा आंसर था 0.1 इंटू 10 पे 6, लेकिन आंसर क्या आया, आंसर तो उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन शायद आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि ये डिस्टेंस कौन सा 3 है, ये डिस्टेंस भी तो बदल गया। ये डिस्टेंस बदलने की वजह क्या है कि इस चार्ज ने दरअसल इसको रिपेल किया, तो ये जो वर्टिकल था अब ये वर्टिकल नहीं रहा, इसका एंगल बदल गया तो ये डिस्टेंस बदल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल गई। ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्यू को थोड़ा और बढ़ाता हूं। जब मैं क्यू को बढ़ा रहा हूं तो नो डाउट फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स और क्यू का रेशो देखिए, फोर्स और क्यू का रेशो अगर आप देखें, देखिए पहले मैं फोर्स दिखाता हूं, फोर्स कितना है 0.491, ठीक है, और फोर्स और चार्ज का रेशो हमने लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये और कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो रहा है, क्योंकि आप ये डिस्टेंस की वजह से, ये डिस्टेंस दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ही मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं रिपेल कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आ रहा है। इसको कम कर रहा हूं और कम करते करते मैं इस चार्ज को इतना छोटा कर दूं कि ये डिस्टेंस में ना के बराबर चेंज हो। अब जरा देखिएगा, अब ये थोड़ा ऑक्सीलेट कर रहा है, अब ये डैम्प हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस लगभग 3 है और ये डिस्टेंस 3 है, तो यहां पे ये फोर्स 0.001 है। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक वही आया जो आना चाहिए। एक्चुअली ये एग्जैक्टली ठीक नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर इतने ही मिले हैं, हल्का सा अंतर तो आएगा, थोड़ा सा कम आंसर होगा, लेकिन एनीवे ये बात समझ में आई कि जब मैं चार्ज काफी छोटा रख रहा हूं तब इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर सही आ रहे हैं। तो ये इस सिमुलेशन में हम सीखे कि टेस्ट चार्ज हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक और सिमुलेशन से हम देख लेते हैं। यहां हमने क्या किया था, एक सिंगल चार्ज लिया था। अगले सिमुलेशन में हम सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे, जैसे कंडक्टर में चार्जेस होते हैं, इंसुलेटर में चार्जेस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि टेस्ट चार्ज का रोल क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम एक सिमुलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम एक सिमुलेशन से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये ढेर सारे चार्जेस का सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो ये करने के लिए हमने क्या किया, एक चार्ज उठा के इस पे रख दें, तो इस पे फोर्स कितना आएगा क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स बाय क्यू, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। हम फोर्स निकालेंगे, चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलो देखते हैं एक पॉइंट चार्ज रख के, तो उसी पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा और अब देखिए फोर्स की वैल्यू आई, ये फोर्स को, ये एफ है, ये क्यू है, एफ अपॉन क्यू जब डिवाइड किया तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। कितना आया ये मैं यहां लिख देता हूं, 0.308 इंटू 10 पे 6। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एफ और क्यू में से टेस्ट चार्ज की वैल्यू को बदल के देखता हूं कि क्या अंतर आता है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू मैंने 25 से बढ़ा दी, मान लो मैंने 50 कर दी। अब जब 50 की तो फोर्स हमारा डबल हो गया,
फोर्स डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, चार्ज 2 टाइम्स हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा। तो अब मैं चार्ज को बदल रहा हूं और आप यहां देखेगा जैसे ये चार्ज मैंने काफी कम किया, फोर्स 30.308 Q1 माइक्रोकूलम, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को बदल के दिखा रहा हूं, तो देखिए F और Q दोनों बदल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अनचेंज्ड है। इससे एक ऐसा कंक्लूजन लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है कि हमारा टेस्ट चार्ज कितना है, और बात सही भी लग रही थी कि Q और Q तो कैंसल आउट होने वाले थे, तो यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे डिस्कशन पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वाले चार्जेस हमारे, ये वाले चार्जेस, ये सिस्टम इस पे इधर धक्का लगा रहा है, तो ये चार्ज भी तो इनको पुश कर रहा होगा, तो ये भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो ये रीअरेंज होंगे। तो लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दरअसल मैंने इनको फिक्स करके रखा है, कीप चार्जेस फिक्स्ड, अभी फिक्स करके रखा है। अब अगर मैं इनको फ्री टू मूव करूंगा, तो पहले मैं टेस्ट चार्ज हटा देता हूं, अब मैं इनको फ्री टू मूव करता हूं, टेस्ट चार्ज फिर हटा दिया मैंने, अभी फ्री टू मूव है, तो देखिए फ्री टू मूव है, धीमे धीमे इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, हम इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले थे उस पॉइंट पे। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, लेकिन देखिएगा जो ही मैं टेस्ट चार्ज रखने वाला हूं, गौर करिएगा इस कॉन्फ़िगरेशन पे, ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो गया। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया कि चार्जेस अब ये फिक्स नहीं है, तो चार्जेस पे धक्का लगा इस तरफ, तो पूरे के पूरे चार्जेस लेफ्ट की तरफ खिसक गए, लेफ्ट की तरफ खिसक गए, तो एपरेंट सेपरेशन जो इसके और इसके बीच का था वो कुछ बढ़ गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो कम आएगा, क्योंकि फोर्स भी कम आएगा। और जरा देखिएगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, ये, और यहां कितना आया था, 0.308 आया था, आया कितना हमारा 0.292, तो स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस चार्ज की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा के देखता हूं, फोर्स और बड़ा आया, लेकिन देखिए फोर्स और बड़ा आया, चार्जेस और पीछे खिसकना चालू हो गए, देखिए ये और लेफ्ट चले गए, चार्जेस और लेफ्ट चले गए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और कम आ गया। मींस ये चार्ज खुद इस कॉन्फ़िगरेशन को बदल रहा है। लेकिन अगर इस चार्ज की वैल्यू मैं काफी छोटी कर दूं, काफी छोटी करूं, तो देखिए मैं बिल्कुल छोटी कर रहा हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन वापस से हमारा वही होने वाला है। अब देखिए मैंने Q की वैल्यू बिल्कुल कम करते करते 1 माइक्रोकूलम कर दी, इक्विलिब्रियम आने दीजिए, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये आया। तो अब देखिए अब ये वैल्यू काफी हद तक इससे मैच कर रही, और क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज हो वो इतना छोटा हो कि वो इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना कर सके, क्योंकि अगर कर दिया तो दिक्कत क्या हुई कि देखिए हम आंसर निकालने वाले थे इस कॉन्फ़िगरेशन का जब चार्जेस फिक्स थे, लेकिन अगर चार्जेस फ्री टू मूव हैं, अभी ये चार्ज छोटा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी भी सिमेट्रिक है, लेकिन इस चार्ज को मैं बढ़ाऊंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कम आया, जबकि हमने अभी देखा था टेस्ट चार्ज से तो फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कब फर्क नहीं पड़ रहा है टेस्ट चार्ज से, या तो टेस्ट चार्ज काफी छोटा हो, या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन हो उसके चार्जेस फिक्स्ड हो, वो मूव ना कर रहे हो। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है लिमिट Q टेंडिंग टू 0 F by Q।
इसीलिए हम टेस्ट चार्ज काफी छोटा लेते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई टेस्ट चार्ज शुड बी केप्ट वेरी स्मॉल। तो ये जो हम एरो के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करते हैं उन्हीं को वेक्टर फील्ड कहा जाता है। ये वेक्टर फील्ड है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस तरह की वेक्टर फील्ड बना रखी है, तो यहां देखिए सभी एरोज एक ही तरफ हैं और सभी एरो की लेंथ भी बराबर है, सभी एरो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आई कैप में है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड होता 2 आई कैप, तो ये 2 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, तो एक्स आई कैप कैसे बनेगी? तो देखिए इससे ये समझ में आ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हर जगह आई कैप है पॉजिटिव साइड। लेकिन शायद ये वेक्टर फील्ड लाइन आपको समझ में आ रही होंगी कि ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होंगी, और काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पीछे की तरफ ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। यार समझ में कि एक्स आई कैप लाइंस किस तरह होंगी? तो पॉजिटिव एक्स में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और पॉजिटिव आई कैप है, नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव आई कैप है, तो ये एक्स आई कैप लाइंस ऐसी होंगी। लेकिन हो सकता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा लिखूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जैसे फील्ड लाइंस ऐसी होती, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस पूरी लाइन पे y 0 है, तो ये लाइंस बनेंगी इधर, यहां पे लाइंस बनेंगी। ये लाइंस समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रही हैं तो बढ़ रही हैं, ये बनेगी। अब जैसे x और y जहां बराबर होते हैं वहां पे फील्ड लाइंस, ये आप पॉइंट पे बना बना के देखेंगे तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह बनेगी। ये फील्ड लाइंस है इसकी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। और ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब किसी भी एक्स कॉमा वाई पे, ऐसे फील करिए, किसी भी एक्स कॉमा वाई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के बराबर है। ई का मॉड देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं थर्ड वाली फील्ड को लिखने का मेरे पास एक और तरीका है कि एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे अगर मैं फील्ड देख रहा हूं तो ये इधर आ रही है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये, और इसी लेंथ को हम आर कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आर टाइम्स आर यूनिट वेक्टर भी लिख सकते थे। आखिरकार आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, और आर यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, आ गया वही। इस वजह से हम वो फील्ड इतनी आसानी से बना पाए थे कि ये आर वेक्टर की प्रोपोर्शनल है, एक्स कॉमा वाई पे उस तरफ, और एक्स कॉमा वाई बदलेगा हर जगह फील्ड कुछ इस तरह बनेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगभग बनाने का तरीका है, ठीक है। बहुत गंदे गंदे वेक्टर फील्ड तो आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन यहां पे बहुत जरूरी चीज समझना यह है कि इन तीनों ही वेक्टर फील्ड में, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस वेक्टर फील्ड को फील करना जरूर सिलेबस में है, तो मैं ये तीनों ही वेक्टर फील्ड सिमुलेशन से फील करा रहा हूं। तो देखिए पहला वाला ये यूनिफॉर्म फील्ड है, दूसरा वाला फील्ड दिख रहा है एक्स आई कैप है,
और तीसरा वाला फील्ड हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप है। फील्ड तो लगभग वैसे ही है जैसे बनाए हैं। अब इन फील्ड में देखिएगा, जो ही मैं चार्ज रखूंगा उस पे आप फोर्स की वैल्यूज देखिएगा। तो हम पहले इस वाले लेफ्ट वाले फील्ड की बात करते हैं। यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा। अब इस पॉइंट चार्ज को इस फील्ड में कहीं भी मूव कराओ, हमेशा फोर्स हर जगह बराबर है। तो ये यूनिफॉर्म फोर्स का केस है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर मैं चार्ज को कहीं रिलीज करूंगा तो वो, जैसे प्लस चार्ज को रिलीज करूंगा तो राइट जाएगा, माइनस को रिलीज करूंगा तो लेफ्ट जाएगा। तो देखिए एक प्लस और माइनस को मैं छोड़ रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं, तो देखिए एक राइट चला गया, एक लेफ्ट चला गया, ठीक है, एक्सीलरेट होते हुए। लेकिन सेकंड वाले में देखिएगा, सेकंड वाली फील्ड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं ओरिजिन पे चार्ज को रख दूं तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, दाएं तरफ रख रहा हूं तो फोर्स आ रहा है पॉजिटिव चार्ज पे बाहर की तरफ, और मैं दूर खिसकाता गया, फोर्स बढ़ता जा रहा है। और सही बात थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था। इसको इस तरफ रखिए, लेफ्ट साइड खिसकाइए, फोर्स इस तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसको अगर मैंने ओरिजिन से पॉजिटिव साइड रख के छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा उस तरफ, इस तरफ छोड़ दिया यहां भाग जाएगा। लेकिन जरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अब आप नेगेटिव को उठा के रखिए। नेगेटिव को जब ओरिजिन से दाएं तरफ रखेंगे फोर्स कहां आएगा? वापस। नेगेटिव को लेफ्ट रखेंगे, फोर्स कहां आया? रीस्टोरिंग। इसका मतलब मैंने नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया होता कहीं अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन पे रखोगे वहीं रखा रहेगा। तो हम इसको दाएं तरफ खिसका के छोड़ते हैं, और ये तो कुछ अच्छा कर रहा है। क्या है? ऑक्सीलेशंस, और ऑक्सीलेशन कौन से हैं? सिंपल हार्मोनिक। क्यों? फोर्स क्या है? क्यू ई, और ई कितना था? कुछ कांस्टेंट। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग भी था, तो एसएचएम की कंडीशन है। इसीलिए इसका ग्राफ प्योर साइनसोइडल है। देख लो। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में फोर्स हमारा आर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, फोर्स क्यू ही आएगा, ये भी आर के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां मैं किसी भी जगह पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है वो रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, देखो। और जब मैं इसको पूरे में मूव कर रहा हूं तो हमेशा फोर्स बाहर की तरफ है, और ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर जाओगे इसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतना ज्यादा आएगा। और अगर मैं चार्ज को रिलीज कर दूंगा कहीं पे भी अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन पे फोर्स जीरो है, अदर देन ओरिजिन कहीं भी रिलीज करूंगा तो आपका चार्ज भाग जाएगा, और ठीक है भाग भी रहे। लेकिन अगर इसी की जगह नेगेटिव रखा होता तो, और नेगेटिव को मैंने रिलीज किया होता, नेगेटिव को तो किसी भी पॉइंट पर ले जाके रिलीज करता तो देखता देखो हमेशा फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने उस पोजीशन पे जाके मैं इसको रिलीज कर दूं तो क्या होगा? फोर्स सेंटर की तरफ आया, लेकिन जो ही सेंटर को क्रॉस करेगा वापस से सेंटर की तरफ आया, दैट मींस ओरिजिन की तरफ, और ये भी ऑक्सीलेट करना चालू किया। और अंडरस्टूड है ये भी पीरियोडिक है, क्योंकि आखिरकार डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल अभी भी फोर्स है। तो मैं नेगेटिव को कहीं भी रिलीज करता, ऑक्सीलेशंस होते, और ऑक्सीलेशंस होते तो वो पीरियोडिक एसएचएम वाला ऑक्सीलेशन होगा। तो उम्मीद है इससे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि फील्ड का वेरिएशन स्पेस के साथ किस तरह हो रहा है।